Hello friends, how are you all? I am Valia and today I'm going to discuss Child Development Pedagogy Previous Year Questions 2021 पेपर 1 और ये हमने पिछले लेसन में हम लोग 10 क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं और आज के लेसन में मैं 11 से स्टार्ट कराती हूँ आपका सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट अमंग चिल्ड्रन। वो सीक्वेंस बताना है आपको डेवलपमेंट का चिल्ड्रंस में जो कि बर्थ से एडोलेसेंस में होता है। मतलब टाइम ऑफ बर्थ बच्चे के अंदर किस तरह का डेवलपमेंट होता है और जब तक वो एडोलेसेंस तक की स्टेज तक पहुंचता है तब किस तरह का होता है। ये तो हम जानते हैं। जब हमने अगर पियाजे की आपने पढ़ी होंगी स्टेजेस, तो पियाजे में क्या होता था? सबसे पहले सेंसरी मोटर 0 to 2 years, सेकंड प्री ऑपरेशनल, थर्ड कॉन्क्रीट ऑपरेशनल 7 to 11 और फॉर्मल ऑपरेशन। मतलब जब बच्चे के अंदर आपने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े होंगे कि बच्चे के अंदर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप हो जाती है। और सेंसरी मोटर में जब बच्चे की सिर्फ सेंसेस डेवलप होती है, सेंसरी मोटर स्टेज में बच्चे की सेंसेस डेवलप होती है, तो उसके बेसिस पर हम बता सकते हैं क्योंकि इसमें सीक्वेंस जो दी गई है वो बर्थ से एडोलेसेंस की दी गई। तो दैट मींस एडोलेसेंस का मतलब कि बच्चे के अंदर कहीं ना कहीं एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप हो गई होगी। और बर्थ का मतलब ये है कि जब बच्चा सिर्फ सेंसेस सीखा है जिस बच्चे ने, तो इससे हम बहुत आसानी से इस आंसर तक पहुंच सकते हैं। सेंसरी, कॉन्क्रीट, एब्स्ट्रैक्ट। तो आगे भी देख लेते हैं। एब्स्ट्रैक्ट हो नहीं सकता बर्थ के टाइम पे। कॉन्क्रीट, टच करके बच्चा एकदम नहीं सीखता, पहले बच्चे की सेंसेस डेवलप होती है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा हमारा। और एब्स्ट्रैक्ट स्टार्टिंग में गलत हो जाएगा, सेंसरी लास्ट में हो नहीं सकता। तो एक तरह से इसका जो फर्स्ट है वही आपका सही है। सेंसेस डेवलप होती है बर्थ के टाइम में, तो सेंसरी होता है डेवलपमेंट, फिर कॉन्क्रीट होता है, बच्चा टच करके चीजों को सीखता है, फिर जब सब चीजों को सीख लेता है फिर एब्स्ट्रैक्ट डेवलपमेंट होता है उसका। तो इस तरह से सीक्वेंस को हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम शुड बी ट्रीटेड एज। दैट मीन्स इंडिविजुअल डिफरेंसेस आप क्या समझते हैं कि जो एक इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं स्टूडेंट्स के बीच में, लेकिन जब हम प्रोग्रेसिव क्लासरूम की बात करते हैं तो उसमें हमें उन बच्चों को किस तरह से ट्रीट करना चाहिए। हमारे लिए हिंड्रेंस होनी चाहिए लर्निंग प्रोसेस में, या एक फेलियर का पार्ट होना चाहिए टीचर में, या फिर क्राइटेरिया होना चाहिए, मेकिंग एबिलिटी बेस्ड ग्रुप्स बनाने चाहिए हमें, या फिर इंपॉर्टेंट होना चाहिए फॉर द प्लानिंग ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। आपकी क्लास में अलग अलग तरह के बच्चों में, दैट मींस देयर आर सो मेनी इंडिविजुअल डिफरेंसेस बिटवीन द स्टूडेंट्स। कुछ बच्चे बहुत क्रिएटिव होंगे, कुछ बच्चों की एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बहुत अच्छी होगी, कुछ बच्चे थोड़ा स्लो लर्नर्स होंगे, कुछ बच्चे एवरेज स्टूडेंट्स होंगे। तो इस तरह के बच्चों के लिए जब आपको एक प्रोग्रेसिव क्लासरूम की अप्रोच लेके चलनी है कि आपको सब बच्चों के नीड और उनकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग उनको पढ़ाना है, तब आप क्या करेंगे कि आप अपना जो प्लान बनाएंगे क्लास में पढ़ाने के लिए, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो होगा वो आप कोशिश करेंगे कि उसकी प्लानिंग अच्छी हो। अगर उसकी प्लानिंग आप अच्छी करोगे अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट नीड इन द स्ट्रेंथ, तो आपका प्रोग्रेसिव क्लासरूम अच्छा होगा अकॉर्डिंग टू द इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है एक टीचर के लिए कि वो किस तरह से प्लान कर रही है अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम एम्फेसिस शुड बी ऑन। जो हमारे इंक्लूसिव क्लासरूम है उस पर हमें किस चीज पे एम्फेसिस देना चाहिए। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इंक्लूसिव क्लासरूम क्या होता है। देखो, इंक्लूसिव क्लासरूम दैट मीन्स कि आप अपनी क्लास में विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, बिना किसी कास्ट के डिस्क्रिमिनेशन, बिना किसी क्रीड का डिस्क्रिमिनेशन, सब तरह के बच्चे जब एक क्लास में पढ़ेंगे। अगर कोई बच्चा स्लो लर्नर है, अगर कोई बच्चा हैंडीकैप्ड है, अगर किसी बच्चे के साथ हियरिंग हैंडीकैप्ड है, किसी के साथ विजुअली कोई प्रॉब्लम है देखने में, जब आप इंक्लूसिव क्लासरूम की बात करते हैं तो मतलब सब तरह के बच्चे आपकी एक ही क्लास में पढ़ेंगे। देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द स्टूडेंट्स। तो उसमें हमें किस तरह का एम्फेसिस करना चाहिए। हमारी जो क्लासरूम होगी वो कैसी होगी? परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गोल्स होगी? नहीं। अनडिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस होंगे? ये भी नहीं होगा। सेग्रीगेशन ऑफ स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन देयर सोशल आइडेंटिटी? ये कैसे आप किसी भी बच्चे के अंदर सेग्रीगेशन कर दोगे उसके सोशल आइडेंटिटी की बेसिस पे? मतलब आप अलग कर दोगे उन स्टूडेंट्स को? ऐसा नहीं करेंगे हम। प्रोवाइड करेंगे अपॉर्चुनिटीज एमिंग एट मैक्सिमाइजिंग पोटेंशियल ऑफ इंडिविजुअल चिल्ड्रन। बच्चे की पोटेंशियल के अकॉर्डिंग आप उसे अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे ताकि वो चीजों को अच्छे से लर्न कर सके, चीजों को अच्छे से सीख सके। आप बच्चों को अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराएंगे। आपका एम क्या होगा अपॉर्चुनिटीज देते हुए? कि जो बच्चों का अपना पोटेंशियल है, अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से वो सब चीजें याद करे। ये हमारा एम्फेसिस होगा इंक्लूसिव क्लासरूम में। तो इसलिए इसका आंसर हमारा फोर्थ हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 का जो राइट ऑफ पर्सन का एक्ट था हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज अप्रोप्रिएट टू यूज। इसको यूज करने के लिए हमें सबसे इंपॉर्टेंट टर्म बतानी है अकॉर्डिंग टू आवर ऑप्शंस। रिटार्डेड स्टूडेंट, हैंडीकैप्ड स्टूडेंट, स्टूडेंट विद फिजिकल डिसेबिलिटी और स्टूडेंट विद क्रिपल्ड बॉडी। देखो, जो हमारा डिसेबिलिटीज एक्ट था कि अगर किसी बंदे इंडिविजुअल के साथ किसी भी तरह की कोई डिसेबिलिटी है, मे बी देयर इज हैंडीकैप्ड है, ठीक है, थोड़ा सा मेंटली रिटायर्ड है, या समथिंग, उसका स्लो लर्नर कह सकते हैं, बहुत स्लो लर्नर होते हैं, या फिर किसी के साथ कोई फिजिकली डिसेबिलिटी है, या
मतलब कुछ भी प्रॉब्लम इस तरह की है तो उसके लिए ये कम डिसेबिलिटी जो वर्ड आया था वो यही आया था कि आप उन बच्चों को हैंडीकैप नहीं कहेंगे, रिटार्डेड नहीं कहेंगे, आप डिसेबिलिटी कहेंगे। मतलब अगर किसी के साथ कोई फिजिकल डिसेबिलिटी है, डिसेबिलिटीज के लिए, तो आप उसको ये टर्म यूज करेंगे, ना कि आप क्रिपल बॉडी बोलेंगे, हैंडीकैप्ड बोलेंगे, रिटार्डेड स्टूडेंट बोलेंगे। आप इस तरह की टर्मिनोलॉजी यूज नहीं करेंगे। उनके लिए जो अप्रोप्रिएट यूज होगा वो यही होगा कि अगर कोई बच्चा फिजिकली डिसेबल है तो आप उसे फिजिकली डिसेबल कहेंगे, मेंटली डिसेबल है तो मतलब उसके आगे आप डिसेबल लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन ऑर्डर टू एड्रेस द नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर फेसिंग लर्निंग डिफिकल्टीज। जो बच्चे ऑलरेडी आप एज अ टीचर आप बच्चे की नीड्स को अकॉर्डिंग, बच्चे की नीड्स को एड्रेस करते हुए जिन बच्चों के साथ लर्निंग डिफिकल्टी है, टीचर को क्या नहीं करना चाहिए उन बच्चों के साथ। अलग अलग मल्टीपल ऑडियो विजुअल एड्स यूज करने चाहिए, या फिर कंस्ट्रक्टिव पेडागोजिकल अप्रोच को यूज करना चाहिए, या फिर इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लानिंग लेके चलनी चाहिए, या प्रैक्टिस करनी चाहिए रिजिड स्ट्रक्चर्स की फॉर द पेडागोजी एंड असेसमेंट। देखिए इसमें क्वेश्चन पूछे है नॉट, तो आपको आंसर देना है नहीं में। दैट मीन्स कि जो इसमें नेगेटिव आंसर होगा वो आपको देना है, क्योंकि जो अगर आप अलग अलग मल्टीपल ऑडियो विजुअल एड्स यूज करते हैं तो ये तो एक अच्छी अप्रोच है स्टूडेंट्स के साथ। आप एक कंस्ट्रक्टिव पेडागोजिकल अप्रोच लेके चल रहे हैं, दैट मीन्स कि आप बच्चे को समझते हुए उसके साथ उसी तरह की अप्रोच लेके चल रहे हैं। आप बच्चे के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, अगर किसी बच्चे को ज्यादा जरूरत है तो आप उसे इंडिविजुअली कहीं ना कहीं आप उसके साथ चीजों को प्लान करके उसकी लर्निंग को इंक्रीज कर रहे हैं। तो ये तो सब अच्छे पॉइंट्स हो गए। तो हमें नेगेटिव पॉइंट बताना था, वो था हमारा रिजिड स्ट्रक्चर्स। मतलब आप बच्चे के साथ बहुत रिजिडिटी के साथ काम करा रहे हैं, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है आपके काम में। तो यही हमारा नेगेटिव ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश इज द प्राइमरी आइडेंटिफाइंग फीचर ऑफ द क्रिएटिविटी। आपको बताना है कि क्रिएटिविटी की सबसे अच्छी प्राइमरी फीचर क्या होती है, वो आपको बताना है। लो कॉम्प्रिहेंशन, लो कॉम्प्रिहेंशन तो क्रिएटिविटी में नहीं आएगा। जिस बच्चे का लो कॉम्प्रिहेंशन होगा वो हाईली क्रिएटिव कैसे हो सकता है। डाइवर्जेंट थिंकिंग, ये बिल्कुल सही है। और भी देख लेते हैं हम, हाइपर एक्टिविटी बच्चा होगा तो वो कहाँ उसका अंदर क्रिएटिविटी नहीं होगी, मतलब बहुत हाइपर एक्टिव होगा। और जिस बच्चे की अटेंशन नहीं होगी, इन अटेंटिवनेस जिस बच्चे के अंदर होगा, वो बच्चा भी क्रिएटिव नहीं होगा। तो फीचर ऑफ क्रिएटिविटी का मतलब क्या आता है हमारा, डाइवर्जेंट थिंकिंग। दैट मीन्स कि बच्चा चीजों को बहुत डाइवर्जेंटली सोच रहा है, अलग अलग अप्रोच यूज कर रहा है। वो किसी भी चीज को सिर्फ एक क्लोज एंडेड तरीके से नहीं सोच रहा, ओपन एंडेड तरीके से अलग अलग आइडियाज आ रहा है। आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग जब बच्चा करता है, तो ये आइडेंटिफाई फीचर होता है क्रिएटिविटी का। जो बच्चे क्रिएटिव होते हैं वो बच्चे डाइवर्जेंट थिंकर्स भी होते हैं। तो ये था इसका आंसर, डाइवर्जेंट थिंकिंग। और ये था मेरा आज का लेसन। और नेक्स्ट लेसन में मैं आपके लिए कुछ अच्छे क्वेश्चंस लेके आऊंगी ताकि आप लोगों की अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। और इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर योर अटेंशन, स्टे ब्लेस्ड एंड एंजॉय लर्निंग।